उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की 52,699 वैकेंसी, जो कि इस बार इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है सिपाही के पद पर। और इसमें आप भी अगर पहली बार में ही सिलेक्ट होना चाहते हैं, यदि आपने इससे पहले कोई परीक्षा दी है या नहीं दी है और उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि इसके पहले अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, तो कुछ उन बातों का ध्यान रखना होगा जिसको इग्नोर करने के कारण बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखने के बाद अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो 100% पहली बार में ही आपका सिलेक्शन होना तय है। चलिए शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहली चीज आती है कि ऐसा क्या किया जाए कि पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो सिपाही भर्ती 2023 तैयारी कैसे करें कि इससे फ्रेशर भी होंगे सिलेक्ट। फ्रेशर का मतलब जो बच्चा पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, वो भी सिलेक्शन के करीब 100% पहुंच जाएंगे और उनका सिलेक्शन 100% तय है। क्या क्या आप बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपका जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। समझने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपने सिलेबस उठाया और उसको पढ़ लिया। सबसे पहले ही चीज मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि पाठ्यक्रम और जाने और समझे का मतलब ये है कि अगर मैं इसके पाठ्यक्रम में बात करूं तो कितने सब्जेक्ट से ये पाठ्यक्रम बनता है। तो मैं आपको बताऊं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, ये 4 सब्जेक्ट से मिलकर इसका पाठ्यक्रम बनता है। इस पाठ्यक्रम को जानने और समझने का मतलब ये है कि आप इसका डिटेल एनालिसिस पढ़ें, जिसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया जाता है, ताकि आपको यह पता चले कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरा, किस लेवल तक पढ़ना है और किससे पढ़ना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट आते हैं कि आप ये समझ जाएंगे कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ये आपको सिलेबस पढ़कर समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है किस लेवल तक पढ़ना है। जब आप सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करते हैं तो एक प्रश्न ये आता है किस लेवल तक पढ़ना है। ये किस लेवल तक पढ़ाई का जो सिस्टम है ना, ये किस लेवल तक पढ़ना है, इसको मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा। किस लेवल तक पढ़ना है, ये लेवल कैसे तय होता है, इस चीज को भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक। एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि किससे पढ़ना है, क्योंकि YouTube की इस दुनिया में सब लोग पढ़ा रहे हैं और बच्चे को कम से कम 3 से 4 महीने का समय इस बात में लग जाता है कि वो ये नहीं समझ पाता है कि उसको कहां से पढ़ना है और किससे पढ़ना है। क्योंकि अगर बच्चा इसी पर अटक के रह जाएगा तो 3 से 4 महीने उसके बड़े आराम से वेस्ट हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाता है कि YouTube पर किससे पढ़ना है और पढ़ने का सही ढंग क्या होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों पर मैं आपको आगे की चीजें बता रहा हूं। देखिए, जब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं कि आप एक सही YouTube चैनल का चुनाव करें। अब ये चुनाव आपको अपने व्यक्तिगत तौर पर देखना होगा। होता ये है ना कि किसी बच्चे को पढ़ने में कोई टीचर समझ आता है, किसी बच्चे को पढ़ने में उस टीचर से समझ नहीं आता है, उससे दूसरा टीचर समझ में आता है। या किसी एक ही चैनल के, अब मान लीजिए कि कोई एक चैनल है जिसमें आपको मैथ समझ में आ रही है, उसमें आपको जीएस नहीं समझ में आ रही है, उसमें आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो आप उस चैनल को मैथ के लिए फॉलो कर लें। किससे पढ़ना है, इस बात का जवाब आप ध्यान से सुनिए। जिसमें आपको हिंदी समझ में आ रही है उसमें आप हिंदी के टीचर का चुनाव कर ले और उनकी रेगुलर क्लास, चाहे वो यूट्यूब पे हो रही हो, चाहे वो एप्लीकेशन पर हो रही हो, आप रेगुलर ज्वाइन करें। ठीक है। तो ये जो 3 से 4 महीने का समय है ना, ये आपका बच जाएगा, ये आपका वेस्ट नहीं होगा। और जिसको आप एक बार रेगुलर फॉलो करना शुरू करते हैं, अंत तक उसको ही फॉलो करिए, क्योंकि बाद में चीजों को बार बार बदलना, टीचर्स बदलना, चैनल बदलना, ये आपके समय को नाजायज तरीके से वेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली गलती जो बच्चों की ये होती है, वो कुछ समय तक यहां रहते हैं, कुछ समय तक वहां टिकते हैं, थोड़े समय इसमें देखा, थोड़े समय उसमें देखा। ये करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन की सबसे पहली बाधा यहीं से शुरू हो जाती है। और अगर आप इन चीजों से बच जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन पर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। पहला पार्ट आप क्लियर कर लेंगे। तो अब मैं आता हूं दूसरे पार्ट पर, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा किस लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि ये लेवल तय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पता चला आप तैयारी कर रहे हैं किसी एक एग्जाम की और आपने पढ़ना शुरू किया तो शुरू आखिरी तक पढ़ते हुए ऊपर तक पहुंच रहे हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं हो। तो इस चीज के डिटेल जवाब के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं पार्ट 2 पर। बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिएगा पार्ट 2 क्या होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, जो कि होता है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, जिसे हम लोग पीवाईक्यूज कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे हृदय के लिए
शरीर के लिए हृदय इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए विगत वर्षों का प्रश्न पत्र जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब मन में ये प्रश्न उठा होगा ना कि सर कितने वर्षों तक के, विगत वर्षों तक के प्रश्न पत्र को देखा जाए, तो मैं आपको बता दूं कितने वर्षों तक के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखने की जरूरत नहीं है। आखिरी हुई यानी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी आखिरी कम से कम 3 से 5 परीक्षाओं को आप देखिए और उसके विगत वर्षों को लगाइए। सबसे पहली चीज, विगत वर्षों का इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आपसे पूछे जाएंगे और आपको किस लेवल तक पढ़ाई करनी है, ना उससे कम रखनी है। अगर ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा ही ज्यादा चलेगा, लेकिन कम तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्योंकि मेरे सभी प्यारे दोस्त, अगर आपसे कहीं पर रनिंग मांगी जाती है, मान लीजिए 1000 मीटर की रनिंग मांगी जाती है, तो आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो 1000 मीटर की ना करके कम से कम 1200 से 1500 मीटर की रनिंग करते हैं, ताकि वो 1000 मीटर की रनिंग एक निश्चित समय पर आपकी पूरी हो जाए। ये बात कंफर्म करिए। अच्छा, दूसरी चीज होती है जो बच्चों को इरेगुलरिटी की समस्या होती है, वो अनियमितता से पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को एक बार पढ़ लिया और आपका सारा काम फिनिश हो गया। नहीं सर, आपको इसे कई बार पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। आप भले कम पढ़ें, भले ही कम पढ़ें, एक दिन में आप जो समय देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए वो भले ही कम रखें, लेकिन इसे नियमित तौर पर पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें। और अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने सिलेक्शन के दूसरे पड़ाव को, दूसरे पार्ट को भी 100% क्लियर कर लेते हैं। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊंगा कि ये हिस्सा जो है पार्ट 2 विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको तीसरे भाग पर लेके चलता हूं। इन गलतियों को आपको हमेशा के लिए दूर रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा जो हिस्सा है वो होता है प्रैक्टिस टेस्ट। लोगों को मैंने कहते सुना है कि भाई एग्जाम जब आ जाए तो एग्जाम आने के कुछ समय पहले से प्रैक्टिस करें। नहीं सर, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जैसे ही आपने तैयारी शुरू करी, उस तैयारी शुरू करने के कुछ समय बाद से, कुछ समय बाद का मतलब जैसे ही आपने 3 से 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, 5 अध्याय कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, आप तुरंत ही प्रैक्टिस सेट देना शुरू कर दीजिए, तुरंत मॉक पेपर देना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ मॉक पेपर देना ही एक सॉल्यूशन नहीं होगा। उस मॉक पेपर को, उस प्रैक्टिस सेट को आप घड़ी के अनुसार, समय के अनुसार देख कर दें। और इसके बाद घड़ी के अनुसार, समय के अनुसार देख कर दें शुरुआत से ही, यानी कि 3, 4, 5 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट किए, किसी भी अध्याय के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो जीके जीएस के हों, तो ये शुरुआत से ही देना शुरू करिए। और कोई भी आप मॉक सेट लेते हैं ना, तो उसमें सारे प्रश्नों का मिश्रण होता है, 150 प्रश्नों का, जिसे आप सीरियल से देंगे। कुछ समय बाद ही आपने तैयारी मान लीजिए आज से शुरू करी, आज से 1 महीने के बाद मैं आपको ये समझता हूं कि 1 महीने में तकरीबन आप हर एक सब्जेक्ट के लगभग 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। और 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, यानी 1 से 1.5 महीने के बाद आपको मॉक पेपर देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई ये है कि मॉक पेपर देना ही काम नहीं है और सिर्फ घड़ी के हिसाब से देना ही एक सॉल्यूशन नहीं बनता है। आपको ये तो करना ही करना है, साथ ही साथ इसका जो अगला पार्ट है उसे कहते हैं मॉक पेपर का विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस। वो बहुत जरूरी है कि आपने जो मॉक पेपर दिया, जिसमें आपके प्रश्न गलत हुए, सही हुए, वो उसके पीछे की वजह क्या है। मैं आपको लेकर चलता हूं अगले पार्ट पर, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि विश्लेषण आपको मॉक पेपर का किस तरीके से करना है। देखिए, विश्लेषण करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आपको यह पता चल जाता है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट या विषय में कमजोर हिस्से कौन से हैं। जो कमजोर हिस्से हैं उन पर काम ज्यादा करिए, उन पर ज्यादा पढ़ाई करिए, उन पर ज्यादा समय दीजिए। दूसरा हिस्सा होता है जो स्ट्रांग वाला होता है। इस स्ट्रांग वाले हिस्से में आपको यह समझना होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका हिस्सा, मैं मैथ की बात कर लेता हूं, मैंने कहा भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई क्वेश्चन आया जो आपका स्ट्रांग पार्ट था, तो आपको इसमें समय ज्यादा लगा। तो अगर आपके स्ट्रांग पार्ट में आपको समय ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब आपको उस पर भी काम करना है। क्योंकि कई बार ये बात होती है कि जो हिस्सा स्ट्रांग होता है, जब पेपर में उसके प्रश्न आते हैं तो वहां पर समय ज्यादा लग जाता है और बच्चा इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है।
तो आपको अगर कोई पार्ट स्ट्रांग लगता है अपना और उस पर भी आपको समय ज्यादा लग रहा है, तो ये समय आपको कम करना होगा प्रैक्टिस के माध्यम से, नियमित अभ्यास के माध्यम से। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पर विश्लेषण जो इसका मिलेगा वो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और जैसे जैसे आप अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को पकड़ते हैं और उनको दूर करते जाते हैं, तो आप अपने सिलेक्शन की तरफ का जो चौथा पड़ाव है ना, उसको कंप्लीट करते जाएंगे। अच्छा, एक यहां पर अहम बात यह है कि समय के हिसाब को कैसे मैनेज करना है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, जो अपने इस हिस्से का अगला पार्ट है, यानी कि आपके सिलेक्शन का आखिरी पड़ाव। इन 4 पड़ाव के बाद अगर आप इस 5वें पड़ाव को भी अच्छे ढंग से सीमित करते हैं, तो ये भी आपके सिलेक्शन के लिए 100% जिम्मेदार रहने वाला है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। कि आपने सुबह सोकर उठे, सुबह सोकर उठने के बाद शाम तक की जो आपकी दिनचर्या है, वो एक दिनचर्या को आप निश्चित करिए, आप एक रूटीन बनाइए, आप एक निश्चित दिनचर्या करिए कि हमें प्रतिदिन बिना किसी गैप के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी गैप के हमें डेली कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। या इसे आप अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ये 5-6 घंटे 4 भी हो सकते हैं, ये 5-6 घंटे 8 भी हो सकते हैं। और उसमें आपके कमजोर हिस्सों को दिया जाने वाला समय ज्यादा होना चाहिए और स्ट्रांग हिस्सों को दिया जाने वाला समय उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होना चाहिए। और ये याद रखिए कि प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय को आपको पढ़ना है, यानी हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है, सबसे अहम हिस्सा रिवीजन का होता है, जो कि इस टाइम के मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग इस रिवीजन के हिस्से को टाइम मैनेजमेंट करते समय भूल जाते हैं। आप अगर रिवीजन नहीं करते हैं, आपने जो चीजें पढ़ी हैं भले ही वो कम पढ़ी हो, लेकिन उसका रिवीजन अगर आपने कई बार कर रखा है तो वो बहुत अहम होता है। आपने एक गणितज्ञ है, उनका नाम सुना होगा, सभी लोगों ने सुना है, जिन्होंने शून्य की खोज की थी, आर्यभट्ट। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप और इसी के साथ साथ चाइनीज एक स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने भी बात कही कि अगर आप एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं तो ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा कि 10 किताबों को आपने एक बार पढ़ा हो। यानी आप एक चीज को 10 बार पढ़ें, वो आपके लिए फायदेमंद ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप से कि 10 चीजों को आपने सिर्फ एक बार पढ़ा हो। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपके लिए हमारी टीम किस प्रकार से काम करती है, यानी जो हमारा चैनल है वो आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मदद आपकी कैसे हो सकती है, कि हमारी एप्लीकेशन पर हमारा एक खाकी बैच जिंदा किया गया है, जो कि उन सभी बच्चों के लिए है जो अपना सपना इस बात का संजोए है कि 52,699 वैकेंसीज में उनका एक पद होगा। और ये सपना उनका पूरा करने में हम आपसे बहुत मिनिमम चार्ज करेंगे। बैच का नाम है खाकी बैच, जो आपका सपना है, जिससे आप हमेशा अपने शरीर पर धारण करेंगे और प्रदेश की सुरक्षा में अपना हित निहित करेंगे। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहला काम माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जिन बच्चों को ये वीडियो मिले वो सबसे पहला काम कर लीजिए कि माई पाठशाला पर अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप तुरंत बैच ले लीजिए, मैं आपसे कहूंगा कि इसमें आप पहले डेमो को देखिए। डेमो देखने के बाद आप इस बैच को एनरोल करिए, उसमें एनरोल कर लीजिए और समय रहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि ना, अगले साल है चुनाव। अगले साल चुनाव होने के कारण इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसी वर्ष निहित की जाएगी, ये मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूं अभी से। अच्छा, इसमें आपको एक कूपन कोड लगाना होगा और वो कूपन कोड होगा AD10। ये कूपन कोड मैं क्यों लगवा रहा हूं, इसका कारण क्या है कि ये आपकी जेब पर पड़ने वाले भार को कम करेगा। यानी जो कोर्स 1200 का है वो सिर्फ आपको 552 रुपए में अवेलेबल होगा, और इसमें भी कुछ डिस्काउंट के साथ। मैं आपको बताऊं कि इस खाकी बैच जो हमारा एप्लीकेशन पर है, इसमें जो सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पूरी की पूरी गणित आपकी कंप्लीट होगी, पूरी की पूरी हिंदी होगी, रीजनिंग सब्जेक्ट होगा, और जीके जीएस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान वाला पार्ट जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी भी पूछी जाती है, वो कंप्लीट इसमें होगा। और अगर आप डिटेल के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इन दिए हुए नंबर पर अभी फोन घुमाइए और इस बैच में तुरंत एनरोल करिए।
अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि हमारा सिर्फ ये बैच एप्लीकेशन पर ही, मैं आपको ये भी सुनिश्चित करता हूं कि हमारा एक बैच यूट्यूब पे भी चलता है, जिसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। ये बिल्कुल यूपी पुलिस के नाम से फ्री बैच है, जिसमें आपको पढ़ने के लिए सारी चीजें मिलेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें मैथ आपको अनुराग सर पढ़ाएंगे, जितने भी हिंदी भाषी है बच्चे, उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है। हिंदी आपको शशांक सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग भी आपको शशांक सर पढ़ाएंगे। ये दो लोग हैं अलग अलग, इनसे आप पढ़ते रहेंगे। अच्छा, लाइव क्लास की जो टाइमिंग होगी, मैं आपको ये सुनिश्चित फिर से करना चाहूंगा कि ये यूट्यूब पर हमारा बिल्कुल फ्री बैच है, जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क पे नहीं करना है। लाइव क्लासेस में जो टाइमिंग है वो हिंदी की 4 बजे से होती है डेली शाम को, ठीक है। मैथ्स की क्लास की टाइमिंग डेली शाम को 5 बजे से होती है और रीजनिंग की क्लास की टाइमिंग डेली शाम को 8 बजे से होती है। तो आप भी इस बात को सुनिश्चित करिए और समय रहते ही बैच में एनरोल कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने के साथ साथ आपको एग्जाम की डेट मिलेगी और आप एक समय के बाद एग्जाम की तरफ पहुंचते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।